चाणक्य जैसे गुरु पैदा हुए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी यहीं पे हुआ है ना, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पे हुआ। लेकिन आज हमें पढ़ने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिहार में ही हुआ करता था, लेकिन आज बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए ड्यू टू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, आज हमें बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टीचर इस तरीके का काम करता है कि आप मेरे यहाँ पढ़ोगे तो आपको अच्छा नंबर देंगे और आप कहीं और पढ़ोगे तो हम आपको खराब नंबर देंगे, ये कहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है? सिंपल है कि अगर मैं अपने बुक में, अगर मैं अपने कॉपी में अगर अच्छा लिख के आता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ तो डेफिनेटली मुझे नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगेन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि आज जो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी है, आज क्वालिटी पे बिल्कुल बात नहीं होती है। आज बस हम बात करते हैं नंबर पे कि तुम्हारे बेटे को नंबर कितना आया, मेरी बेटी को नंबर कितना आया, फलाने को नंबर कितना आया, चिलाने को नंबर कितना आया। हम हमेशा अपने लाइफ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और सबसे ज़्यादा दुख कंपेयर करने की ही बात है। ध्यान रखिए बात है, लाइफ आपका है, इट्स बेटर टू नो अबाउट योरसेल्फ। इसे न कंपेयर करें किसी से तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी ज़िंदगी है, आप इसे एंजॉय करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरीके से अगर कोई काम करता है तो इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। इस पूरे सारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है और उस पद का दुरुपयोग करने के पीछे कारण बस इतना था कि हम उस सामने वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, राइट। ध्यान रखे बात, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। दो बात हमने पढ़ लिया। तीसरा बात है फ्रॉड। ओके, फ्रॉड, फ्रॉड का एग्जैक्ट मीनिंग कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। फ्रॉड को एग्जैक्टली किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ फ्रॉडुलेंटली एक्ट को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? फ्रॉडुलेंटली एक्ट को डिफाइन किया गया है कि किस किस काम को फ्रॉडुलेंटली एक्ट माना जाएगा। इसके लिए दो बातों को समझना है। तीसरा चीज था फ्रॉड। फ्रॉड डिफाइन अंडर सेक्शन 17, राइट। फ्रॉड, फ्रॉड को समझने के लिए हमने क्या बताया कि फ्रॉड को एग्जैक्टली कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट फ्रॉडुलेंटली जो एक्ट है उसको डिफाइन किया गया है। उसी से हम डिराइव करते हैं फ्रॉड का मीनिंग भी, राइट। बोलता है कि इफ एनी डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट टू बी फाइल, राइट, डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, और दूसरा कहता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। और ये दोनों होता है क्या? इंटेंशनली होता है। दोनों कैसे? इंटेंशनली। गौर से सुनिएगा, हमने कहा कि किसी भी चीज को हम फ्रॉड कब मानेंगे, किसी भी चीज को हम फ्रॉड कब मानेंगे, तो इसका डेफिनेशन है कि इफ एनी डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, इफ एनी डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट टू बी मेड बाय द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अगर कोई डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट फाइल किया जाए या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो, तथ्यों को छुपा दिया जाए, तथ्यों को छुपा दिया जाए, तो अगर ऐसा किया जा रहा है और एक कैसे किया जा रहा है? इंटेंशनली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? फ्रॉड मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? फ्रॉड मानेंगे। तो ध्यान रखे बात, अगर फ्रॉड के माध्यम से किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगेन ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। यानी कि हम जिसके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, वो सामने वाले व्यक्ति को अधिकार है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा देगा। वॉइडेबल का मतलब है द कॉन्ट्रैक्ट which can be declared void, which can be declared void, that means the voidable contract provide an option to the party, okay, एक ऑप्शन देता है पार्टी को कि अगर वो एक्शन लेगा तो क्या कर सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है। एक्शन लेगा तब होगा, ध्यान रखना बात। अगर एक्शन नहीं लेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। पढ़ेंगे हम आगे, इसको डिस्कस करेंगे आगे। अभी पढ़ना क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब हमने बताया डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट फाइल करना और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फाइल करना, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करना। समझते हैं एग्जाम्पल। एक अमन करके व्यक्ति है जिनको ICICI बैंक से लोन लेना है। अमन क्या है? बोरोवर है। ICICI बैंक क्या है? लेंडर। अच्छा, कितना का लोन लेना था? 5 लाख का लोन लेना था। अच्छा,
5 लाख का लोन लेना था। किनको लोन लेना था? अमन को लोन लेना था आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, जब अमन आईसीआईसीआई बैंक में गया तो बैंकर ने कहा कि हम आपको लोन तब देंगे जब आपका टर्नओवर कितना होगा? हम आपको लोन 5 लाख तब देंगे जब आपका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 50 लाख होगा। 50 लाख होगा। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख है तब हम आपको 5 लाख का लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देंगे। अब एक्चुअली जो एक्चुअल टर्नओवर था अमन का, जो एक्चुअल टर्नओवर था वो कम था, मान लेते हैं 30 लाख था। 30 लाख था एक्चुअल टर्नओवर, 30 लाख था। बैंक की रिक्वायरमेंट 50 लाख की थी। बैंक का कहना है कि जो भी आपका टर्नओवर है इसके लिए हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जनरली इस तरह के सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में टर्नओवर इतना ही था, लेकिन उनको लोन लेने के लिए इतना चाहिए। अब अमन ने मान लो किसी ऐसे प्रोफेशनल को अप्रोच किया जिन्होंने, ठीक है, इस काम को करने के लिए हामी भर दी। अगेन ये प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर है। ठीक है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। बट अगेन मैं वही बात कर रहा हूं कि लोग पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाके गिर जाते हैं। राइट, आज का समय शायद ऐसा ही है। उन्होंने क्या किया कि भले ही उसका 30 लाख टर्नओवर था, लेकिन किसी व्यक्ति ने क्या किया उसको 50 लाख करके क्या सर्टिफाई भी कर दिया। बैंक में गया उन्होंने, अमन ने बैंक में गया, बैंक ने लोन भी दे दिया। बाद में बैंकर को पता चला कि उसका टर्नओवर तो 30 ही लाख था। तो ध्यान रखे बात, आईसीआईसी बैंक को अधिकार है ऐसे केस में कि वो अमन के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? अमन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है और ये फ्रॉड माना जाएगा। और फ्रॉड एक क्रिमिनल एक्ट है। फ्रॉड कैसा एक्ट है? यह एक क्रिमिनल एक्ट है। यानी कि जब भी हम क्रिमिनल एक्ट की बात करेंगे आप समझ जाना कि जेल जाना पड़ेगा ऐसे केस में। यानी जो भी नुकसान होगा आईसीआईसीआई बैंक का इस पूरे ट्रांजैक्शन से, उस नुकसान की भरपाई भी अमन को करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि अमन को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये था फ्रॉड। ठीक है, कि if any statement filed if any deliberated statement to be filed and if any concealment of fact, right, to make the contract with any party, then the transaction then its transaction known as a fraudulently act। इस तरह के चीजों को हम fraudulently act कहेंगे। यानी कि यही क्या हो जाएगा, ये फ्रॉड माना जाएगा। और फ्रॉड एक क्रिमिनल एक्ट है। यानी कि फ्रॉड करके अगर हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ध्यान रखे बात, ये भी क्या माना जाएगा? ये भी माना जाएगा कि ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्यों को छुपा देना। जैसे मान लो जब आप लोन लेने जाओगे, जनरली जब आप लोन लेने जाओगे तो बैंकर एनओसी मांगती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि हम अगर जहाँ रहते हैं वहाँ के किसी पार्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं अगर लोन लेना चाहता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ भी ब्रांच होगा वो ब्रांच वाले जनरली बोलते हैं कि आसपास में 2-4 बैंक से हमको आप एनओसी लेके दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके दे दो। यानी कि आसपास में मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो आपको 3-4 बैंकर से क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ इन्होंने मेरे यहाँ से कोई लोन नहीं लिया है, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहेंगे। अब एक व्यक्ति था, मान लेते हैं अमन पहले से लोन लेके रखा था, पहले से इन्होंने लोन लिया था, लेकिन क्या किया इन्होंने? गलत तरीके से एनओसी लिया। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। गलत तरीके से एनओसी लिया, यानी कि जो लोन लिया था इन्होंने इस फैक्ट को छुपा दिया, बताया नहीं इन्होंने, और चूंकि छुपाया तो आईसीआईसी बैंक ने इसको लोन दे दिया। अगेन ए फ्रॉड है। तो हमको इनको भी ध्यान रखना है कि या तो न ही हम डेलिब्रेटेड स्टेटमेंट फाइल करेंगे और न ही हम कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो ये फ्रॉड माना जाएगा। तो फ्रॉड हम देख रहे थे इंटेंशनली होता है। क्या होता है? इंटेंशनली होता है, ये जानबूझकर किया जाता है। यानी सामने वाले व्यक्ति को, इस केस में अमन को ये पता है कि हम आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान करेंगे। ओके, ये पता है इसको कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को हमको नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, फ्रॉड के बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड के बाद क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बस थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अंतर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है
ठीक है, वो इंटेंशनली नहीं होता है। जैसा कि हमने फ्रॉड बताया कि फ्रॉड इंटेंशनली होता है, फ्रॉड इंटेंशनली होता है। चौथा जो है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ये सेक्शन 18 में डिफाइन है, और ये इनोसेंटली होता है। ये क्या होता है? इनोसेंटली होता है, इनोसेंटली होता है। यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाले पार्टी का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाना है। जैसे मान लो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में एक सेल एग्रीमेंट होता है, एक सेल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, सेल एग्रीमेंट होता है एक मोबाइल को बेचने के लिए, ठीक है, मोबाइल को बेचने के लिए जो सेल एग्रीमेंट लिखना अच्छा नहीं है, एक बाइक को बेचने के लिए। ए और बी के बीच में क्या होता है? एक सेल एग्रीमेंट होता है। दोनों के बीच में सहमति बनती है कि बाइक को 50,000 रुपीज़ में बेचना है, 50,000 में बेचना है, 50,000 में बेचना है। लेकिन गलती क्या हो गया कि इस सेल एग्रीमेंट में 50,000 की जगह 5,000 लिखा गया, 5,000 लिखा गया। एक्चुअली इन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, इंटेंशनली नहीं किया था, इनोसेंटली हो गया। एक जीरो लिखना था, लिखना भूल गया। या ये भी हो सकता है लिखना था 50,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, एक जीरो ज़्यादा हो गया, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन अगेन ये इंटेंशनली नहीं है, इनोसेंटली है, इनोसेंटली है। इसी को मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ध्यान रखे बात, ऐसा नहीं है कि अगर इनोसेंटली गलती हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी पार्टी एक्शन लेता है तो, यानी कि जिसका नुकसान होगा वो एक्शन लेगा। तो अगर पार्टी एक्शन लेता है, अगर पार्टी एक्शन लेता है तो अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। अगर एक्शन नहीं लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सिंपल बात मैं बताता हूँ क्यों मैं वाइडेबल और वैलिड में क्यों बोल रहा हूँ। मान लो कि हमसे किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती मेरी बाइक छीन ली, राइट। उन्होंने एक सेल डीड बना के रखा था, सेल डीड बना के रखा था। हमसे क्या किया? उस सेल डीड पे उन्होंने साइन करवा लिया। मेरा सिग्नेचर भी वो लोग जानते थे कि मैं कैसे साइन करता हूँ, मुझसे साइन करवा लिया उन्होंने। और हमको धमकी दिया कि अगर आप सूट फाइल करोगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपको जान से मार देंगे। हम डर के सहम गए। हमने सोचा कि चलो ठीक है, बाइक गया, बाइक हम दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन क्यों हम उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने जाएं? सूट फाइल करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? वो लोग शायद जीना दूभर कर सकते हैं। इट्स बेटर कि हम सूट फाइल नहीं करेंगे। तो जब हम सूट फाइल नहीं करेंगे तो उसके पास तो सेल डीड है, यानी कि उसके पास क्या हुआ? लीगल राइट चला गया। वो तो कहीं शो कर सकता है कि मैंने क्या है, कुंदन से बाइक खरीदा है, मैंने सर से बाइक खरीदा है। लेकिन अगर उसने हमको डरा धमका के मेरी बाइक को लेके गया है, तो अगर मैं कोर्ट में जा कर के सूट फाइल करता हूँ, अगर पुलिस थाने में जा कर के मैं केस दर्ज कराता हूँ, तो ऐसे केस में उस बाइक का जो मालिकाना हक है, ठीक है, वो इनवैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि हमसे गलत तरीके से साइन करवाया गया है, हम क्या हुआ, हम इन लोगों के डर से साइन किए हैं, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार इस केस में बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, और वाइडेबल के केस में पार्टी को ऑप्शन होता है कि वो सूट फाइल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यानी कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसे केस में हम अगर एक्शन लेंगे, हम अगर सूट फाइल करेंगे, तो डेफिनेटली इनवैलिड हो जाएगा वो ट्रांजेक्शन, और उस एग्रीमेंट का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने सूट फाइल नहीं किया तो ट्रांजेक्शन वैलिड मान लिया जाएगा। लास्ट है इसमें मिस्टेक, गलती से जो मिस्टेक वाली बात है, मिस्टेक। अगेन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय, ठीक है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय कुछ मिस्टेक्स हो जाए, राइट, कुछ अगर मिस्टेक्स हो जाए तो उसको भी क्या माना गया है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का वो भी कारण बनेगा। मिस्टेक्स अगर देखो, मिस्टेक्स में कुछ बातें हैं, मिस्टेक बाय फैक्ट है, मिस्टेक बाय फैक्ट है, और मिस्टेक बाय लॉ है। मिस्टेक बाय फैक्ट है और मिस्टेक बाय लॉ है। इस मिस्टेक बाय लॉ में भी दो बात है, एक डोमेस्टिक लॉ है, एक डोमेस्टिक लॉ है, और अगला क्या है? फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ
बेसिकली मिस्टेक का मतलब इतना आप समझिए, ठीक है, कि ये जो मैं बता रहा हूँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज सिमिलर टू द राइट, जो मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन में पढ़ाया है ये जस्ट लाइक वैसा ही होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ की मैं बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक कानून के बहुत सारे प्रोविज़न आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो अगर उन चीज़ों के वजह से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। तो आज हमने इस क्लास में कंप्लीटली क्या पढ़ा कि कंसेंट क्या होता है और फ्री कंसेंट क्या होता है, क्यों एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है और फ्री कंसेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। तो याद रखना है कि अगर इन कारणों से, ये 5 जो कारण हमने पढ़ा, इन कारणों से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, इसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ओके, यानी कि अगर एक कुछ भी इसमें से होता है तो इसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और ध्यान रखना है, इसमें से किसी कारण से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगले क्लास में जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो फिर से मैं इसको कवर करने वाला हूं, लेकिन अभी भी आप इतना समझ जाएं कि अगर इसमें से जितने सारे चीज लिखे गए हैं, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, इसमें से किसी कारण से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अगेन तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हो लॉ के रिगार्डिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्लासेस आपको इसके अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू सो मच।